मॉनेटरी पॉलिसी यूनिट 8 और इसका होगा 8.3 चैप्टर वीडियो नंबर 8.4। सुनो, मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक सिंपल चीज बताती हूँ। जब फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू और स्पेंडिंग कहाँ है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन आंसर है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। जो बैंक होती है, बैंक रेट इंटरेस्ट कौन तय करता है तुम्हारे हिसाब से? आरबीआई बैंक इंटरेस्ट रेट कम। अब बताओ, इंटरेस्ट रेट यदि कम कर देगी तो लोग है ना बैंक में पैसा रखने में इतने टेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो जो ओल्ड एज पीपल है वो क्या चाहेंगे? बैंक में पैसा रखते हैं, इंटरेस्ट का आता रहेगा महीना महीना पैसा, उससे अपना घर चलता रहेगा। अब उल्टा सोच प्रोड्यूसर की नजर से सोचो। यदि इंटरेस्ट रेट लो है तो वो लोन लेने का सोचेगी। जैसे ही वो लोन लेने का सोचेगी तो कम इंटरेस्ट रेट पे, कि मान लो 4% इंटरेस्ट पे उसको बिजनेस करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो साल के एंड में 100 रुपए बोरो किया तो 104 ही तो देना है। डरेगा नहीं यार, इतना तो बिजनेस से कमा के मैं पे कर ही दूंगा। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट मान ले 15% है। अब थोड़ा डर लगेगा प्रोड्यूसर को कि यदि मैंने 100 रुपीज का बोरो किया, चाहे मेरा बिजनेस कमाए चाहे नहीं कमाए, मुझे साल के एंड में 115 तो भरना ही है, बराबर है। तो दोनों वे से सोचना पड़ेगा। जो पैसा बैंक में रख रहा है उसकी नजर से केस क्या है, और जो पैसा बैंक से बोरो कर रहा है बिजनेसमैन उसकी नजर से केस क्या है। और इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग, सेंट्रल बैंक वगैरह इन सब से रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिक बताया, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Point number 1. RBI uses monetary policy to manage fluctuations and achieve price stability. Monetary policy क्यों यूज कर रही है? आज जनता के पास बहुत बहुत सारा पैसा हो गया है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? मतलब आई थिंक बैंक्स क्या बोलेंगे कि भाई ज्यादा इंटरेस्ट पे हम ले लेते हैं ना पैसा, आजा हमको दे दे। तो तुम इंटरेस्ट के चक्कर में अपना पैसा बैंकों में रख दोगे और एक्स्ट्रा पैसा जो सर्कुलेशन में हो रहा था इकोनॉमी में वो खींच लिया जाएगा। वापस से बोलती हूँ, आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टू मैनेज फ्लक्चुएशंस एंड अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एक नॉर्मल इन्फ्लेशन होना चाहिए। आज 100 रुपए की चीज अगले साल 104 में मिले तो समझ में आता है। 100 की 120 में मिले, सब लोग 20% इनकम हाइक थोड़ी ना मिलेगी सबको। कहां से लाएंगे इतना पैसा भाई? तो गवर्नमेंट को चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए टूल कौन सा यूज कर रही है? मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे भी एमसीक्यू बन गया है। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा टूल यूज किया? आंसर इज मॉनेटरी पॉलिसी। पॉइंट नंबर 2, what do you mean by price stability? It means inflation is low and stable. By zero inflation is not good. थोड़ा इन्फ्लेशन तो होना भी चाहिए। क्यों? आज एज अ प्रोड्यूसर मैं कोई चीज इस साल 100 रुपए में बेच रही हूँ, 2% इन्फ्लेशन होगा तो अगले साल 102 में बेचूंगी। तो यार थोड़ा तो मुझे इंसेंटिव मिला ना, अच्छा ज्यादा प्रोडक्शन करने का। तो यदि वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि है ना इन्फ्लेशन इज बैड, इट इज नॉट बैड। व्हाट इज गुड इज लो इन्फ्लेशन, थोड़ा स्टेबिलिटी वाला इन्फ्लेशन। ये ग्राफ जो चले वो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छी बात है। एकदम ऊपर राइज या एकदम नीचे डिप दोनों ही गलत है। तो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मुझे अचीव क्या करना है? लो इन्फ्लेशन जो कि बेसिकली स्टेबल हो। नहीं, क्यों? आज तुम्हारी इनकम, मान लो तुम्हारे फादर कहीं काम कर रहे हैं जहां पे उनको 3 लाख रुपीज पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। तो वो बोलते हैं तुम्हारे जो फादर के एम्प्लॉयर हैं उन्होंने सैलरी बढ़ाई 10% से, ठीक है। तो तो तुम्हारे फादर को कितना मिलेगा? 3,30,000। वैसे तो खुश होने की बात है, पर अब सुनो, इन्फ्लेशन था 20%। तो वो जो इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू ऑफ मनी गिरी है वो 20% नीचे आ गई है। कमाई बढ़ रही है 10% और वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है 20% से। कहाँ अच्छी बात हुई? टू मच इन्फ्लेशन इज बैड फॉर द इकोनॉमी, बैड फॉर द इंडिविजुअल। इसीलिए तो बोला कि लो इन्फ्लेशन, स्टेबल इन्फ्लेशन अच्छी बात है भाई। टू हाई टू लो दो बहुत बैड। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों के लिए खराब है। कंज्यूमर खरीद नहीं पाएगा, प्रोड्यूसर को भी तो रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा। रॉ मटेरियल इतना महंगा मिलेगा तो फिनिश गुड्स तो महंगे में ही बेचने पड़ जाएंगे उसको,
बराबर है ना। सो प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए अपने को। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब क्या है, इन्फ्लेशन इज लो। व्हेन सेंट्रल बैंक लोअर्स इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, मॉनेटरी पॉलिसी इज ईजिंग। जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो लोग आके पैसा बोरो करके बिजनेस में लगा देते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज ईजिंग जब इंटरेस्ट रेट लो है तो। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सेंट्रल बैंक राइजेस इंटरेस्ट रेट्स, राइज किया इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी इज टाइटनिंग। भाई कुछ भी पूछ सकता है, बनता है इधर एमसीक्यू। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, हाँ, अब प्रोड्यूसर डरेगा कि भाई मैं बोरो तो कर लिया पैसा, लेकिन ये पैसे को मैं वापस चुकाया, यदि मेरे बिजनेस ने प्रॉफिट नहीं किया तो मैं पैसा कैसे चुकाऊं, ठीक है ना। सो व्हेन इंटरेस्ट रेट इज राइजिंग, मॉनेटरी पॉलिसी इज टाइटनिंग। व्हेन इंटरेस्ट रेट इज लोअर, मॉनेटरी पॉलिसी इज ईजिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आप, मॉनेटरी पॉलिसी रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक ही तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, हर कंट्री में एक ही आरबीआई होता है, एक ही, मतलब मैं बोल रही हूँ एक ही सेंट्रल बैंक होता है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो पहला रोल है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, और दूसरा रोल है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मॉनेटरी पॉलिसी देख, आरबीआई एडजस्ट सप्लाई ऑफ मनी थ्रू बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। सुनना, आरबीआई एडजस्ट कर दिए भाई, पैसे की सप्लाई इकोनॉमी में कौन कर रहा है, आरबीआई। आज मैं तो मेरे घर में छाप नहीं रही हूँ और सप्लाई कर रही हूँ, ये तो पैसा छापने का राइट तो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, वो पैसा छापेगी। और अब उसको पैसे को एडजस्ट करना इकोनॉमी में कैसे करेगी, यदि आरबीआई ओपन मार्केट में सिक्योरिटी सेल करती है, तो लोगों के पास एक सिक्योरिटी का पेपर आ जाता है, सेल कर रहा है और आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा। तो मार्केट में जब जरूरत से ज्यादा पैसा फ्लो कर रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, ओपन मार्केट में यदि सिक्योरिटी सेल करेगी तो तुम्हारे पास आया पेपर और आरबीआई ने सारा पैसा ले लिया, इंटरेस्ट रेट में तुमको घुमा देगी कि चलो ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, एक बार तो पैसा ले लेगी। और यदि अब ये इसका उल्टा सोचो कि मार्केट में सिक्योरिटी सेल करने की बजाय अब वो यदि बाय कर रही है, तो बाय करेगी सिक्योरिटीज, तो क्या होगा, यदि आरबीआई ने बाय किया सिक्योरिटीज तो आरबीआई के पास सिक्योरिटी और लोगों के पास पैसा, बराबर है ना। तो यदि मैं सिक्योरिटी या एक पेपर बाय करती हूँ, तो मेरे पास पेपर, मैं आरबीआई हूँ, मेरे पास वो पेपर आया और तुम्हारे पास पैसा आया, तो जब इकोनॉमी में पैसा कम होगा तो आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटीज को बाय करती है। तो बाय किया, उन्होंने ले लिया तुमसे और तुमको पैसे दे दिए, एंड वाइस वर्सा। तो प्लीज याद रखो, आरबीआई एडजस्ट सप्लाई ऑफ मनी थ्रू बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस affects short term interest rates which in turn affects long term interest rates and economic activity। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, ओपन मार्केट में खरीदना बेचना, इसमें सबसे पहले इफेक्ट होता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पे, और लंबे समय तक चलता रहा तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट भी इफेक्ट हो जाएंगे। व्हेन आरबीआई लोअर्स इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी इज ईजिंग। ये तो पहले भी लिखा था मैंने, पहले भी लिखा था, आरबीआई लोअर करती है इंटरेस्ट रेट तो मॉनेटरी पॉलिसी इज ईजिंग। लोअर करती है इंटरेस्ट रेट तो जनता में पैसा आएगा, वो लोग बोरो करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब समझ में आया, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट लोअर की, उन्होंने पैसा बोरो किया, लोगों के पास पैसा आएगा, प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, अल्टीमेटली जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ तो स्टार्ट ऐसे ही होगा ना, चेंज होता जाएगा एकदम से। तो आज कोई बच्चा मान लो 50% पे, धीरे धीरे इतनी मेहनत करेगा, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 90, एकदम से तुम बोलते हो भाई 50 है आज 99 पे पहुंच जाए, ऐसे कैसे होता है, ठीक है। व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज टाइटनिंग, ये पहले भी पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब ऑलरेडी इकोनॉमी में इतना पैसा है तो इंटरेस्ट रेट को अब तू इंक्रीज कर, तो वो लोग सोचेंगे अरे ज्यादा इंटरेस्ट बैंक में मिल रहा है, पैसा रखो बैंक में, इकोनॉमी से पैसा खिंच के आ गया बैंक में, और
इकोनॉमी में पैसा कम हो गया, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा हर हर तरीके से एमसीक्यू बन रहा है इधर, तो अपने को ये चीज बार बार, या इनफैक्ट जब तुम वीडियो देखोगे पॉज कर, पॉइंट को पहले लर्न कर। पॉइंटर में क्यों लिखा है, पैराग्राफ में भी लिख सकती थी, लर्न करने इजी है ना। एक पॉइंट लर्न कर फिर आगे जाना, सब कुछ साथ में करने की कोशिश करने में कुछ ही नहीं होता। पॉइंट नंबर 10, जी सेक मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज इशू करे, उसको हम क्या बोलते हैं? जी सेक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, monetary policy framework has three basic concepts: the objective of monetary policy, the analytics of monetary policy with focus on the transmission mechanism, and the operating procedure which focuses on the operating targets of the instruments. तो ये तुम्हारे स्टडी मैट में लिखा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसी का? पहला तो चीज है ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या? एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच फोकस ऑन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सिर्फ पॉलिसी बनाने से क्या होता है? एनालिटिक्स पूरा निकलेगा, कहां से पैसा आया, कहां गया। नेक्स्ट मतलब किस तरह से इकोनॉमी में पैसा फ्लो, ट्रांसमिशन। द ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच फोकसेस ऑन द ऑपरेटिंग टारगेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट यूज करके इकोनॉमिक पॉलिसीज को इफेक्ट किया जाता है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है आगे बात करेंगे अपन। बस ये 3 पॉइंट थोड़ा सा बार बार रीड करेगा, आ जाएगा दिमाग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। सुन, आरबीआई एक्ट 1934, साल पूछा हुआ है कितनी बार एग्जाम में, तो आरबीआई एक्ट 1934 होता है, तुम भी साल याद रखो। इन इट्स प्रियम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बैंक एज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक नोट्स छापती भी वही है, इशू भी तो आरबीआई करती है, रेगुलेट कर उसके इशू को। एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तुमको पता है जितने नोट छापते हैं ना, उसका एक स्मॉल प्रोपोर्शन गोल्ड या कोई भी है ना इंपॉर्टेंट मेटल आपको साइड में रखना पड़ता है, तो आप उतना गोल्ड, उतने नोट छाप सकते हो। नहीं तो कोई कितने भी नोट छाप ले, फिर रोका किसने? ठीक है, तो क्या रेगुलेट करना है? इशू ऑन बैंक नोट्स। कैसे? कीप रिजर्व, एक जितने नोट छापेगा उसका एक पार्ट गोल्ड में साइड में रख पहले, फिर राइट मिलता है आरबीआई को कि वो इतने एक्स्ट्रा नोट छाप सकती है। जितना ज्यादा मनी होएगा मार्केट में उसकी वैल्यू तो कम होनी है, बात तो सही है, लेकिन जैसे ऐसा नहीं होता कि 100, देखो इक्वल नहीं होता है। 100 रुपए छापे तो 100 रुपए जितना गोल्ड साइड में रखो, ऐसा नहीं होता है। एक बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड इन कंपैरिजन टू व्हाट यू आर प्रिंटिंग एंड सप्लाइंग इन द इकोनॉमी साइड में रखना पड़ता है। यदि उतना भी नहीं रखेंगे तो उस मनी पे, आखिरकार है तो फिएट मनी, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि करेंसी नोट है, इसलिए बैकअप है, इसलिए उस 100 रुपए की वैल्यू है कि अपन कहीं भी देते तो 100 रुपए जितना सामान ले लेते। तो गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट कैसे हो? यदि हम एक करेंसी नोट देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ है ना कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज इतना का वैल्यू, तो वो ट्रस्ट, बिकॉज कोई ना कोई पीछे बैकिंग लेके खड़ा है, इसलिए वो ट्रस्ट है। तो आपको एक एक परसेंटेज या एक प्रोपोर्शन तो गोल्ड साइड में रखना पड़ेगा, तब आप जाके वो नोट प्रिंट कर सकते हो, और वो करना भी जरूरी है। नहीं तो कई बहुत गरीब देश हैं, छाप लो बड़े बेटे, क्या है, फिर हो जाएगा सबके पास ही पैसा, लेकिन उतना गोल्ड पहले साइड में रखो, कहां से लेकर? ठीक है, तो कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। सुनो, एक होता है कैश का सिस्टम चल रहा है, एक बैंकिंग क्या कर, यदि उधार नहीं होता तो बैंक होते क्या? होते ही नहीं ना। आज लोन लेना है, आज ऑन स्पॉट ट्रेडिंग नहीं हो रही है कि मैंने पैसा दिया और तूने मुझे सामान दिया। ज्यादातर बिजनेस तो मैं बोलती हूँ 80-90% बिजनेस तो उधार पे ही चलता है। एंड क्या तुमने कभी पढ़ा नहीं, बैंक आर द इंस्टीट्यूशन हु क्रिएट क्रेडिट। उधार तो बैंक ही क्रिएट करी ना, और लोन लेना है तो बैंक के पास जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम स्मूथली चलते रहे, बैंक नोट्स वो इशू करे तो बदले में क्या रखे साइड में? रिजर्व रखे, तब बैंक नोट इशू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13,
Fundamentally, the primary objectives of monetary policy has been maintenance of judicious balance between price stability and economic growth. दो important objective है भाई. Primary objective monetary policy के क्या है सुन लो तुम. पहला है stability. और ये नहीं कि एक चीज जो 100 रुपए में मिल रही है वो कल को 140 में मिलेगी, कल को 60 में मिलेगी. ऐसा नहीं हो सकता है. यदि तुम्हारी कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरे देश तुमसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहेंगे क्या? पता ही नहीं है 3 महीने बाद रेट क्या रहने वाली है इनकी. स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, प्राइस स्टेबिलिटी और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी याद करो, मॉनेटरी पॉलिसी के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. कौन से? प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ. वापस बोलती हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी के दो ऑब्जेक्टिव है. क्या? प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ. पॉइंट नंबर 14. Please type to me on WhatsApp where question is monetary policy, answer is price stability and economic growth. जब तुम वापस वीडियो देखोगे मुझे टाइप जरूर करना. नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक पॉलिसी. है तो इकोनॉमिक पॉलिसी ही ना. When RBI manage currency, it is called as managed float or dirty float. सुनो अभी एक डायग्राम बना के तुमको यदि मैं दिखाऊं, जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं वहां इक्विलिब्रियम होता है. यदि मैं यही बोलूं डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी जहां इंटरसेक्ट हुए वहां पे प्राइस डिटरमाइन होनी चाहिए थी इक्विलिब्रियम की, लेकिन अब वो सही जगह पे नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट बीच में आ रही है और उसको ठीक कर रही है. मतलब कि यार अब तुम काफी बड़े बच्चे हो गए हो, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट कर लो ना. डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म से खुद ही सॉर्ट कर लेना. नहीं कर पा रहा है तो मम्मी बीच में आ रही है. मम्मी कौन? RBI. और उसको सही पोजीशन पे लेके आ रही है. तूने ऐसे कांड क्यों किए कि तेरी मम्मी को बीच में आना पड़े? तो जब मम्मी चीजों को तेरे लिए ठीक कर रही है, मम्मी कौन? RBI. तो उसको क्या बोलेंगे? मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट. ऐसे तो खुद से जहां डिमांड और सप्लाई हो जाए वहीं इक्विलिब्रियम होना चाहिए था. बीच में आना पड़ा RBI को और उस फ्लोट को मैनेज करना पड़ा. तो क्योंकि प्रेशर लगाना पड़ा RBI को और चीजों को ठीक करना पड़ा, तो उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट. एग्जाम में आता है. पॉइंट नंबर 17, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया इनकॉर्पोरेट एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव सच एज. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए भाई. डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना है ना. डेवलपिंग ही थोड़ी ना रह रहा है, बिना ग्रोथ के कैसे पहुंचेंगे? तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड इज एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स. भाई कई सेक्टर्स बहुत जरूरी हैं. आज जैसे मैं बोलूंगी एग्रीकल्चर का सेक्टर, ठीक है, या ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, सारी गाड़ियां कैसे चलेगी यदि क्रूड ऑयल रिफाइन नहीं होगा? कई सेक्टर बहुत जरूरी हैं और कई सेक्टर को हम कम पैसा दें, कम उधार दें तो भी चला जाता है. इनफैक्ट यदि तुमको पता हो तो एक कोटा लगता है. कोटा, कोटा मतलब समझते हो? इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तुमको. सिगरेट, अल्कोहल, टबैको, ये सब जो डीमेरिट गुड्स बनाने वाले फैक्ट्रीज है ना, इन पे एक कोटा होता है. इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं देंगे तुमको. सब बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ये सेक्टर के प्रोड्यूसर्स को इससे ज्यादा मत दे, नहीं तो वो बोलेंगे यार ज्यादा इंटरेस्ट दे देंगे, आप हमको लोन दे दो. तो तुम भारत देश को बनाना क्या चाहते हो? यदि बहुत ज्यादा लोन या क्रेडिट उन लोग को मिल गया तो होगा क्या आखिरकार? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा ऑफ सिगरेट, अल्कोहल, टबैको, जो इकोनॉमी ज्यादा प्रोड्यूस कर देगी. ये सब तुम टीनेजर्स वो कंज्यूम कर लोगे, तो हमको क्या चर्सी बनाना है तुम लोग को? नहीं ना. तो चीज ये है, फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ज्यादा दे. एजुकेशन में लोन लेना है, लिख के जा लोन. एग्रीकल्चर के लिए लेना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, लेके जा. इंडस्ट्री डालनी है, सीमेंट इंडस्ट्री, पैसा लेके जा, हम देते क्रेडिट, बैंक बोलेगी. लेकिन यही एक कोटा लगा दिया भाई, इससे ज्यादा सिगरेट, अल्कोहल, टबैको बनाने वाली फैक्ट्रीज को लोन नहीं मिलेगा. जो भी डीमेरिट गुड्स है सब समझ लें, मैंने तो एग्जांपल दिया है. क्योंकि बहुत ज्यादा डीमेरिट गुड्स प्रोडक्शन हो जाते हैं इकोनॉमी में, सबसे पहले करप्ट कौन होता है? टीनेजर्स. मतलब ये आप समझ लो 18 से 25 इयर्स की एज, और ये बर्बाद हुई तो आगे की जनरेशन बर्बाद ही है. आगे, एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स बाय मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट वैसे देखो, इन्वेस्टमेंट आज तुम समझते हो कई कंपनीज इंडिया में यही काम करती है. सच में क्या काम करती है?
बाहर से जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका पैसा, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा यार, या तो इंडिया के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हो जाएगा, ठीक है, या तो शेयर मार्केट में हो जाएगा, या कहाँ कहाँ पैसे लगा सकते हैं, टूरिज्म में हो जाएगा। तो चीज ये है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आने चाहिए ना इंडिया में। कल लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे जापान कितना 0.2% इंटरेस्ट रेट दे रही थी, बराबर है भाई। इतने कम इंटरेस्ट रेट में लोग सोचते हैं ये भी मत दे, मेरे को कैश ही चलेगा, ये भी तू तेरे पास ही रख ले। तो चीज क्या है, हमको एनकरेज करने इन्वेस्टमेंट, ऐसा इंटरेस्ट रेट रखो जिससे एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज हो जाए, ये नहीं डिस्करेज होके कोई और कंट्री में भाग जाए, वो नहीं चाहिए। क्रिएशन ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टेम्पटिंग होती है कई बार ना, जब गवर्नमेंट को अर्जेंट पैसा होता है तो क्या बोलेगी, अरे भाई मैं तुमको ना 6% इंटरेस्ट की बजाय 9% दे देती हूँ, लोग अपना पैसा वहां पार्क कर देंगे क्योंकि गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट होता है तो वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे, 9% इंटरेस्ट के लालच में गवर्नमेंट को जो तुरंत पैसा चाहिए वो उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, what it describes, सुनो, it describes how changes made by the Reserve Bank to its monetary policy, interest rates affects economic activity and inflation। अभी सिखाया, यदि रिजर्व, तुमको पता है आरबीआई ना नॉर्मल जो भी कमर्शियल बैंक है उनको इंस्ट्रक्ट करती है, हाउसिंग लोन देना है तो इतने से इतने परसेंट ब्याज पे दे देना, ये वाला लोन है तो इतने से इतने परसेंट पे दे देना। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही यही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो पैसा खींच लेगा, और इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो इकोनॉमी में पैसा फेंक देगा, ये काम है। सो ट्रांसमिशन ऑफ मनी पॉलिसी हैज 2 स्टेजेस। पहला स्टेज, चेंज टू मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करना है, इंटरेस्ट रेट चेंज कर, अपने आप वो आ जाएगी लाइन पे। चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। तो पहली से स्टेज क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे कर दे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जैसे ही तूने इंटरेस्ट रेट चेंज की उस हिसाब से देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हो जाएगी और उस हिसाब से इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 16 देखो, एमसीक्यू बन रहा है। चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल, कैश फ्लो चैनल, एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल। अपन एक एक को पढ़ेंगे, पर अभी तू इतना तो याद रख ले, चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड ट्रांसमिशन 4 होते हैं, 4 होते तो एमसीक्यू का क्वेश्चन सामने बन रहा है ना तेरे। पहला सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल, दूसरा कैश फ्लो चैनल, तीसरा एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल, चौथा एक्सचेंज रेट चैनल। 4 चैनल के नाम तो याद रखने पड़ेंगे, सामने एमसीक्यू दिया है। नेक्स्ट पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल, लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक डिपॉजिट्स रिड्यूस द इंसेंटिव ऑफ हाउसहोल्ड्स टू सेव। यदि इंटरेस्ट रेट कम है, आज देखो कई बार ऐसा टेम्प्ट होता है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट है बैंक में पैसा रख दो, यदि 12% मिल रहा है, 100 रुपए रखूंगी तो साल के एंड में 112 तो मिल ही जाएगा। लेकिन लोअर इंटरेस्ट रेट में बैंक में पैसा रखना जरा ही टेम्पटिंग नहीं है, उससे तो सोचूंगी इस पैसे से खुद बिजनेस करती हूँ ना, चल ज्यादा कमा लूंगी। लोअर इंटरेस्ट रेट एनकरेजेस बोरोवर्स टू बोरो मोर। आज बिजनेस ओनर है, इंटरेस्ट रेट कम होगी, मुझे डर कम लगेगा, बोरो करूंगी, उसे फैक्ट्री डालूंगी। तो यदि इंटरेस्ट रेट कम है तो बोरोवर्स विल बोरो मोर एंड डिस्करेज डिपॉजिट्स फ्रॉम हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड अब कम इंटरेस्ट में पैसा रखने में बैंक में इंटरेस्टेड नहीं है, और बिजनेसमैन कम इंटरेस्ट में लोन लेके और बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। लोअर lending rates can increase investment spending by business। why अभी सिखाया यार, बिकॉज यदि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लो होगी तो बिजनेसमैन वो पैसा बोरो करके सोचेगा कि मुझे ब्याज कितना देना है, 4%, और मैं मान लो कोई है ना, चलो प्लाईवुड का बिजनेस करता हूँ तो उसमें मैं कमा कितना लूंगा, 20%। तो यदि 4% देके भी 20% कमाया है, 16% तो मेरे घर में ही है ना। तो लो इंटरेस्ट रेट में आराम से बोरोइंग हो जाती है। नेक्स्ट इज कैश फ्लो चैनल, सेकंड वाला। देख 4 एमसीक्यू, चार जो पार्ट थे एमसीक्यू के अपन सब लर्न कर रहे हैं। कैश फ्लो चैनल, a reduction in lending rate reduces interest repayments on debt, increasing the amount of cash available for household firms to spend on goods and services।
जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंक में क्यों रखेंगे हम? इंटरेस्ट रेट कम है तो हम हमारा ही पैसा हमारे पास ही रख लेते हैं, कैश में रखेंगे। जब कैश में रखेंगे तो उस कैश से करोगे क्या? गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लोगे। आज मान लो 2% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो आदमी की मेंटालिटी कैसे होती है? 2 ही तो दे रहा है, 100 का क्या दे दिया, 102। इन्फ्लेशन ही उससे बड़ा हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो नहीं रखना मुझे बैंक में पैसा, अब मेरे पास पैसा पड़ा रहेगा तो मैं करूंगी क्या उस पैसे का? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदूंगी, मजे करूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ये इफेक्ट 1 था। अब इफेक्ट 2, एट द सेम टाइम सम पीपल में चूज टू रेस्ट्रिक्ट देयर स्पेंडिंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसेस। इंटरेस्ट रेट कम होगी तो हाउस होल्ड एंड बिजनेस की इनकम जो इंटरेस्ट से आती थी कम हो जाएगी। देखो वो पहला सेट ऑफ पीपल था जो कम इंटरेस्ट रेट देख के बैंक में पैसे नहीं रखे, खुद के पास कैश रख लिया उन्होंने, और खुद के पास कैश रखा तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिया। अब तुम थोड़ा सा ओल्ड लोगों के बारे में सोचो, जो और कुछ अब भी बिजनेस नहीं करना है, ऑलरेडी 60-70 ईयर के हैं, दे हैव दे हैव एंजॉयड देयर लाइफ। अब उनको चाहिए मेरा घर तो इंटरेस्ट के पैसे से चलता रहना चाहिए। तो वो आदमी क्या करेगा? यदि इंटरेस्ट रेट कम है ना तो बोलेगा प्रिंसिपल ज्यादा रख देता हूँ बैंक में। तो यदि मुझे महीने का 30,000 रुपए चाहिए, इंटरेस्ट से आ जाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम है तो ज्यादा पैसा एक बार बैंक में रख देगा, बट 30,000 लेकर आएगा वो। तो अब वो सेकेंड इफेक्ट सुनो। एट द सेम टाइम सम पीपल रिस्ट्रिक्ट देयर स्पेंडिंग, नहीं इतना स्पेंड करेगा इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसेस। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो हाउस होल्ड एंड बिजनेस की इनकम जो इंटरेस्ट से आती थी अब कम हो जाएगी। कुछ लोग स्पेंडिंग कम कर देंगे क्योंकि अब उनकी इंटरेस्ट इनकम कम हो गई है। तो अब इंटरेस्ट कम मिल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, स्पेंडिंग कम करो या कहीं से कुछ जुगाड़ करके ज्यादा प्रिंसिपल कर लो ताकि अपन को इंटरेस्ट के उसी अमाउंट से अपना घर चलाना है। तो दो तरह के लोग, दो तरह की मेंटालिटी। सो एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम अबव टू व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स, द टू इफेक्ट्स वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक हाथ में पैसा छोड़ रहा है, एक स्पेंडिंग कम कर रहा है। एक स्पेंडिंग ज्यादा कर रहा था, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट स्पेंडिंग कम कर रहा था। इफेक्ट, इफ इफेक्ट 1 इज ग्रेटर देन इफेक्ट 2, स्पेंडिंग विल इंक्रीज। क्योंकि इफेक्ट 1 में तो हमारे हाथ में कैश था और हम उसको उड़ा रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे थे। तो इफेक्ट 1 यदि ज्यादा ज्यादा इंपैक्ट दे रहा है इफेक्ट 2 से तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, पॉइंट नंबर 19, एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल। ये अपना तीसरा पॉइंट था उसका। एसेट प्राइसेस एंड वेल्थ चैनल इफेक्ट्स डैश एंड डैश कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। एसेट में क्या करते हो भाई? वेल्थ को हम इकट्ठा करते हैं, एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। वेल्थ वो जो प्रोडक्शन साइकिल में नहीं चला गया। देखो कुछ पैसे मेरी तिजोरी में पड़े हैं, यदि 5 लाख रुपए मेरी तिजोरी में पड़े हैं और वापस प्रोडक्शन करने के लिए यूज नहीं आ रहे तो वो वेल्थ है। लेकिन उससे मैंने मशीन खरीद ली और वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही है, तो वो मशीन क्या बड़ी एसेट, वो मशीन बन गई एसेट। और मैंने क्या किया है मेरे बिजनेस में? इन्वेस्टमेंट। तो एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल आएगा, आंसर क्या होगा? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, asset prices and people's wealth influence how much they can borrow and how much they can spend in the economy. Obviously ना, तुम्हारी asset, तुम्हारी wealth डिसाइड करती है तुम कितना बोरो करोगे, तुम कितना स्पेंड करोगे इकोनॉमी में। लोअर इंटरेस्ट रेट सपोर्ट एसेट प्राइस, एग्जांपल हाउसिंग, बाय एनकरेजिंग डिमांड फॉर एसेट। कम रेट में लोन मिलेगा तो लोग घर बनाने की सोचेंगे कि आज यार आगे, ये बात तो सही है ना, हर चीज की प्राइस बढ़ रही है। तो जो घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, पत्थर, लेबर सब लग रहा है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन मुझे यदि हाउसिंग लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है, बनाने घर, आगे घर बनाना और महंगा ही होने वाला है। इनफैक्ट तुम ये चीज नोटिस करो, विद इन 5 years कितना बड़ा चेंज है। इन सब की प्राइसेस सच में बढ़ी है, सीमेंट, ईंट, पत्थर, लेबर। तो घर बनाना और महंगा ही होगा। तो आज यदि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, ले ले, आज घर बना ले। ठीक है, नेक्स्ट, हायर एसेट प्राइसेस आल्सो इंक्रीज द इक्विटी कोलैटरल ऑफ एन एसेट दैट इज अवेलेबल। देख भाई ध्यान से समझना, नहीं तो बाद में तो बाउंसर ही पड़ेंगे। हायर एसेट प्राइस आल्सो इंक्रीज द इक्विटी कोलैटरल। आज आज है ना, मान ले एक घर की कीमत 1 करोड़ है,
विथ टाइम, क्योंकि जमीन तो लिमिटेड ही है, 1,20,00,000 होगी। मान लो आज अपन बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है ना कुछ तो ऐसा गिरवी रख। तो यदि मेरे घर की कीमत बढ़ी है, मुझे एक नया लोन लेना है, तो पहले जो 1 करोड़ का घर था, आज कोलेट्रल यानी कि गिरवी रखना कुछ ताकि बैंक मुझे लोन दे, तो 1,20,00,000 का घर गिरवी हुआ, तो मेरे कोलेट्रल की भी तो वैल्यू बढ़ गई यदि मैंने टाइमली घर बना लिया तो। सो हायर एसेट प्राइसेस विल इंक्रीज द कोलेट्रल ऑफ एन एसेट दैट इज अवेलेबल फॉर बैंक्स टू लेंड अगेंस्ट। तो टाइमली घर बना 1 करोड़ में, तो अब और लोन लेना है तो वो 1,20,00,000 का घर हो चुका है, तो मेरे कोलेट्रल की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। दिस कैन मेक इट इजियर फॉर हाउस होल्ड एंड बिजनेस टू बोरो। तो मैं बोरो कर पाऊंगी, कोलेट्रल में 1,20,00,000 का घर मैंने रखा है गिरवी। जब बहुत लोग लोन लेना होता है, नहीं 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 भाई, एक्चुअल में होता क्या है, रियल प्रैक्टिस में क्या होता है, मान लेते को 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक खुद को सिक्योर करेगी भाई, उससे ज्यादा अमाउंट। हाँ, तेरे से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, क्योंकि बैंक बोलेगी नहीं दे पाए तुम इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, मैं कहाँ दर दर भटकूंगी भाई, तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रख ज्यादा अमाउंट का, सो दैट मैं उसको रिकवर कर सकूं। अब यहाँ देख मैंने हिंदी में क्या लिखा है, जब बहुत लोग लोन मांगने लगे और एसेट की डिमांड बढ़ गई, तो वो ही घर जो 5 करोड़ का बिक रहा था अब 7 करोड़ का कर दिया, बिकॉज डिमांड ज्यादा थी। जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, क्या उसका प्राइस नहीं बढ़ जाता है? हाँ बढ़ जाता है। क्या मुंबई में तुमने देखा नहीं है कि यदि तुम जाओ कई घर, तुम इवन एक्टर्स के सुनते नहीं हो, 40-40 करोड़ के घर है उनके पास, 50 करोड़ के घर है उनके पास। तो वो चीज ही ऐसी यूनिक है, जब बहुत लोग घर मांग रहे हैं तो 5 करोड़ का घर अब मांग रहे हैं ना, मैं उसकी प्राइस 7 करोड़ कर दूंगा। अरे कर तो तब देगा ना जब तेरे पास घर होगा, 5 का 7 घर ही नहीं है तो किसका प्राइस बढ़ रहा है? तो जब डिमांड बहुत बढ़ रही है हाउसेस की, हो सकता है कि 5 करोड़ का घर अब 7 करोड़ में बिक जाए। बैंक लोन लेते वक्त कुछ गिरवी या कोलेट्रल रखवाती है। अब जो घर 7 करोड़ का है, कोलेट्रल जैसे रखा जो पहले 5 करोड़ का था, तो बनाया तो 5 करोड़ में बनाया, अब उसकी वैल्यू 7 करोड़ की हो गई, बैंक में वो गिरवी रखूंगी वो घर, तो 7 करोड़ की वैल्यू का घर गिरवी रखा है ये माना जाए, 5 का भले ही मैंने पहले बनाया होगा। तो इसको रिलेट करा है एसर्ट के कॉन्सेप्ट से। बैंक लोन कैसे देगी? सबसे पहले तो हाँ, ये आपकी सैलरी स्लिप नहीं, जरूर आपकी यदि सैलरी स्लिप देखते हैं ना ऑब्वियसली, यदि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, अब जैसे मैंने घर लिया है तो लोन लेके ही लिया है ना मैंने घर, तो मैं देखो मैं तो एक नॉर्मल पढ़ा रही हूँ, अब जैसे मेरे हस्बैंड है तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ही इज वर्किंग फॉर सम फर्म, तो देखा ना कि भाई सैलरी का कितना कमा रहा है, हर साल रिटर्न तो जाता है, उस सैलरी स्लिप के बेस पे हमको लोन दी। तो हमने कुछ गिरवी नहीं रखा है, क्योंकि हमारे पास उतनी सैलरी है कि हम टाइमली टाइमली इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर देंगे। पर बैंक ऐसे ही लोन नहीं दे देगी कि कुछ भी बेस नहीं, ना गिरवी ना सैलरी स्लिप, लोन कैसे मिलेगा? तो वो खुद को तो सिक्योर करेगी ना। हाँ, लेकिन फिर एक बात बता, उस कम लोन से घर नहीं बनाया जा पाएगा, तो फिर मिले लेके भी मतलब नहीं, आधा घर बना के क्या करें? ठीक है। एंड इंक्रीज इन एसेट प्राइसेस इंक्रीजेस पीपल्स वेल्थ। आज 5 करोड़ का घर 7 करोड़ का हुआ, तेरी वेल्थ बढ़ी है ना। आज अपन सुनते नहीं है क्या यार, दादाजी ने घर 10,000 में बनाया था आज 1 करोड़ का है, ऐसा होता है ना। तो एसेट की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो लोगों की वेल्थ भी इंक्रीज होती है। दिस कैन लीड टू हायर कंजम्पशन एंड हायर इन्वेस्टमेंट। जब मेरी वेल्थ बढ़ेगी तो मैं कंजम्पशन को भी बढ़ाऊंगी, और उस बढ़ी हुई वेल्थ से नया नया बिजनेस करने की सोचूंगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाऊंगी। नेक्स्ट point number 20, exchange rate channel, lower interest rates reduce the returns of investor। आज बैंक में पैसा रखा है 100 रुपया, यदि सिर्फ 2% इंटरेस्ट मिल रहा है, 102 मिला साल के एंड में, लोअर इंटरेस्ट रेट होगा तो मेरा रिटर्न तो कम होना ही है। लोअर इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस द रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। लोअर रिटर्न्स रिड्यूस डिमांड फॉर एसेट्स इन इंडिया। जब भी इंटरेस्ट रेट ही कम है, ठीक है, तो एसेट काय से खरीदूं? दस फॉरेन इन्वेस्टर्स शिफ्ट देयर फंड्स फ्रॉम इंडिया। यदि बहुत कम इंटरेस्ट रेट है तो लोअर रिटर्न है, लोअर रिटर्न है तो डिमांड कम होगा, तो डिमांड कम होगा तो भाई फंड्स कहीं ना कहीं, तुमने बात सुनी है एफडीआई एफआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों ला रहे हैं पैसा इंडिया में? भाई पैसे से पैसा बढ़ाना चाहते हैं ना। यदि रिटर्न ही कम मिलेगा, मान लो भारत में उनको कम रिटर्न मिल रहा है, तो इंडिया से पैसा निकाल के कई और देश ढूंढेंगे जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ऑल्दो अभी सिनेरियो उल्टा है। हम लोग ऐसे सोचते हैं, इवन पूरा ग्लोब ऑप्टिमिस्टिक है कि अगले साल में 10 साल में इंडिया कहीं का कहीं पहुंचेगा। तो उस हिसाब से इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तुम सुनते नहीं, फंड मैनेजर, अरे इतना फंड आया, उसको मैनेज कर रहा है वो लोगों के। तो वो फंड मैनेजर का काम क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से। नहीं आएगा तो किसके फंड मैनेज करने हैं? और वो बहुत प्रेशर का जॉब होता है, क्योंकि कोई तुम्हारे पे ट्रस्ट करके तुम्हारा फंड मैनेज कर रहा है, तो उसको पैसा बढ़ा के दो ना। घटा के दिया तो अगली बार तुमसे कौन मैनेज कराएगा? टारगेट 300 to 400 फॉर सीए फाउंडेशन। जिसका टारगेट 200 है वो कैसे पास होगा भाई? नहीं होगा। 200 लाना है 400 में से, ऐसा नहीं सोचो। 300 सोचो। टाइमली पोर्शन कंप्लीट कर, डबल रिवीजन मार, ताकि पक्का पास हो। ठीक है, खुद का नाम रख, मेरा नाम रख। नेक्स्ट, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स रिजल्ट इन लोअर एक्सचेंज रेट, मेकिंग फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर एंड डोमेस्टिक गुड्स चीपर। सुन, इंटरेस्ट अभी मैं बोल रही हूँ, एक बार कुछ एक्सचेंज रेट बोलती हूँ। पहले था $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब हो गया, इसी को चेंज करते हैं, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। अब सुनना एक बार, पहले इंडिया से हम चाय पत्ती एक्सपोर्ट करते हैं, ये तो सबको ही पता है। पहले ना एक फिरंगी आता था, हमको $1 देता था, 80 रुपए की चाय पत्ती लेके जाता था। ठीक है, अब ये यदि $1.90 हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? उसको तो मजे आ गए ना, कि वही $1 देगा और 90 रुपए की चाय पत्ती ले जाएगा। मतलब यदि 1 किलो चाय पत्ती 80 रुपए की होती है, तो वो 1 किलो से ज्यादा चाय पत्ती ले जाएगा 90 रुपए की, 1 किलो और कुछ ग्राम और। ठीक है, तो जब भी, क्या तुमको ये बात समझ में आता है कि जब हमारे करेंसी की वैल्यू गिरती है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है? तो हम बहुत ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं रखते हमारी करेंसी को। बहुत स्ट्रांग रखेंगे तो भाई हम बहुत सारी चीजें ऐसी बना रहे हैं जो एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन करेंसी कमा सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको भी मैनेज करती है। और यही तो, जब भी हमारी करेंसी हुई कम, हम वैल्यू कम हुई, एक्सपोर्ट बढ़ गए और इंपोर्ट घट गए। ये बात ध्यान रखना। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। भाई होगा ही ना, यदि मेरी करेंसी की वैल्यू गिरी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, पहले अब इंपोर्ट कर रही हूं तो 80 रुपए दे रही थी और $1 जितना सामान ले रही थी, अब 90 रुपीज दे के $1 जितना सामान लेना पड़ेगा। और इनफैक्ट कई चीजें इंडिया इंपोर्ट करती है भाई, करती है। अब इतने सारे लैपटॉप्स हम बना लें, लेकिन शायद उसके कई पार्ट्स चाइना से आते हैं। गाड़ियों में भी ऐसा होता है। तो यार यदि बहुत ऐसा हो गया तो इंपोर्ट्स तो महंगे हो गए ना। एक्सपोर्ट तो चीज यही है कि एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन में ऑल्सो इंक्रीज हो गए। खूब माल वार वेज, जब पैसा आएगा बहुत सारा फॉरेन करेंसी में, पैसा बढ़ गया तो वैल्यू ऑफ मनी कम होने ही वाली। नेक्स्ट, when there is reduction in interest rate of our currency depreciated earlier, देखो मैंने यही लिखा है, $1.80 है, now $1.90 है। when this happens, exports increase, क्योंकि अब इंडिया से माल ले जाना उनको अच्छा है, 80 रुपए की बजाय 90 रुपए जितना सामान लेके जाएंगे। एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, इंपोर्ट्स विल रिड्यूस। वो कुछ भी ऐसा छोटा सा एग्जांपल देके पूछ सकते हैं तुमको, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कि इंपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? 4 ऑप्शन दे देंगे, सही टिक करके आना। नेक्स्ट, टिक टिक का गेम खेलना है, लॉजिक आना जरूरी है, रट्टा नहीं है, लॉजिक है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव टूल्स है एक तो, और एक क्वालिटेटिव टूल्स है। भाई दो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी इंक्लूडिंग सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग। पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स, दे आर सेलेक्टिव टूल्स एंड अफेक्ट मनी सप्लाई ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो क्या ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखो, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में दो टूल्स, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है,
चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, ऑटोमोबाइल हो, हाउसिंग हो। लेकिन क्वालिटेटिव टूल एक स्पेसिफिक सेक्टर को अफेक्ट करता है। जैसे कि यदि मैं इकोनॉमी में बोलूं, हमको चाहिए, हम इतना बड़ा देश है यार, हमारा गेहूं हमको खुद को ही उगाना है। या चलो तुमको पता है, कभी 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 बहुत पहले हम ऐसे बोलते थे इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, फार्मर्स कंट्री। तुमको पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। तो पहले ना कोई जमाने में हमारा मेजर इनकम का सोर्स ही प्राइमरी था, खेती बाड़ी था। आज इंडिया सॉफ्टवेयर में भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी या सर्विस सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। कोई काम हम लोग ज्यादा बेहतर करके दे सकते हैं और कम पैसे में करके दे सकते हैं। इंडियंस की खासियत है ये। तो अब मैं यही बोलती हूँ, कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे एम कर रहा है, जैसे मान लो सर्विस सेक्टर, तो क्वालिटेटिव टूल यूज किया गया है ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर, पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव टूल। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। टूल्स, रिजर्व रेशियो, 2 टाइप्स। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पास पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहले तो नाम याद रखो। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, refers to the fraction of total net demand and time liabilities, NDTL। पहले एक पैसा साइड में रखना है, किसका, टोटल डिमांड एंड नेट टाइम लाइबिलिटीज, इसका भी फुल फॉर्म NDTL याद रख, ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया which it should maintain as cash deposit with RBI। इसको ऐसे याद रख। एक एग्जांपल देती हूँ, सुन। मम्मी तो सबकी एक हो सकती है, बच्चे अनेक हो सकते हैं। RBI मम्मी है, और ये जो नीचे जो बच्चे हैं ना, मान ले कि कौन कौन से बैंक बोलेगा तो SBI बैंक, IOB, ठीक है, जो भी बैंक बोलने हैं। तो मम्मी RBI और बच्चे कमर्शियल बैंक। मम्मी सेंट्रल बैंक, बच्चे कमर्शियल बैंक। अब मम्मी क्या बोलती है, 2 इंस्ट्रक्शन दिए है मम्मी ने, सुन। अपने बेनिफिट के लिए तू 2 पर्स बना, व्हाइट पर्स और रेड पर्स। सब बैंक्स को मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है। अच्छा, यदि तुझे प्रॉब्लम आएगी, क्या आप ये बात मानते हो कि बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो मम्मी अपने आप मुसीबत में, ठीक है, तो कुछ पैसा साइड में रख मम्मी के पास, ताकि यदि प्रॉब्लम आएगी तो वही पैसे से मम्मी तेरे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी। तेरी कमाई का कुछ पैसा कैश डिपॉजिट विद RBI, नॉट विद ओन सेल्स, विद RBI। कुछ पैसा ऐसा रख बाहर मम्मी के पास, यूज मत कर उसको वापस बिजनेस में। तू यदि प्रॉब्लम में फंसा तो वो पैसा निकाल के मम्मी तेरी मदद कर देगी, तेरे को डूबने नहीं देगी, क्योंकि तू डूबा, दैट इज कमर्शियल बैंक डूबती है, तो इफेक्ट तो RBI पे भी आता है। बच्चे तो तुम उन्हीं के हो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, रेशियो वो पैसा जो मम्मी ने, दैट इज सेंट्रल बैंक ने बोला, किसको इंस्ट्रक्शन दिया, कमर्शियल बैंक को, टू कीप इट विद RBI, दैट इज मम्मी, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। बोल, एक परसेंटेज डिसाइड होता है, जितना भी अमाउंट आ रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज तुझे RBI के पास रखना ही पड़ेगा, और खुद के लिए कोई यूज नहीं कर रही है। तेरे को प्रॉब्लम पड़ी, कई बार ऐसे सुनने में आता है कि नहीं, तुमने कभी सुना, अरे ये बैंक तो बंद होने वाली है। क्यों बंद हो रही है, उसके एसेट्स कम पड़ रहे हैं, उसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो गए। तो जो कैश रिजर्व रेशियो तुमने मम्मी के पास रखा था, उसे मदद करेगी, तुमको डूबने नहीं देगी ना। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई, डिपॉजिट विद RBI। अब SLR पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो is what the scheduled commercial bank in India are required to maintain a percentage with NDTL in cash ratio। NDTL क्या है, net demand and time liabilities in cash and gold or approved securities with themselves। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में देखो, मैं एक तुमको ऐसे एग्जांपल देती हूँ। एक है रेड पर्स, प्लीज इसको याद करो, बाद में ना एग्जाम में तुम ही फंसते हो। एक रेड पर्स है, जो कि रेड पर्स में एक अमाउंट ऑफ पैसा, सच में कुछ नहीं होता, याद करा। एक रेड पर्स है जिसमें तुम्हारे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 1% तुमको किसमें रखना है, विद RBI। तो वो जो रखा है विद RBI उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब एक दूसरा व्हाइट पर्स है, वो जो व्हाइट पर्स है वो तो अपने पास ही रख ले,
जितना भी तेरे पास डिपॉजिट आ रहा है उसमें से वो पैसा तू वापस यूज मत करना। समथिंग सम एनडीटीएल इन कैश गोल्ड एंड अप्रूव सिक्योरिटीज विद योर ओन सेल्फ, तू अपने पास ही रख उसको, उस पैसे को बिजनेस में यूज मत कर। यदि तुझ पे तकलीफ आएगी तो वो पैसा तो यूज कर लेना। तो अभी एसएलआर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कमर्शियल बैंक खुद के पास ही रखती है एज रिजर्व, और जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो कमर्शियल बैंक किसके पास रखती है, मैं पूछ रही हूँ, आरबीआई के पास। याद कर, सीआरआर एक अमाउंट रखा जाता है कैश डिपॉजिट का विद आरबीआई, एसएलआर एक अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रखा जाता है विद योर ओन सेल्फ, ताकि भाई कुछ तेरे पे प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम बोल के नहीं आती है, आई तो उस पैसे से निपट लेंगे। दोनों प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन एक पैसा खुद के पास रखा गया जो बिजनेस में यूज होगा, ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं बनाया हुआ है, बट दोनों साइड में रखा है। उस समय प्रॉब्लम देखेंगे किसका कितना यूज करना है, कर लेंगे। ठीक है। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस फुल फॉर्म आता है, आरबीआई बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सिंपल सी बात है, देखो चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स। तीन बन गए हैं, एमसीक्यू बन गया, समझता है। CRR, SLR and OMO are quantitative tools. Quantitative tools पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, क्वालिटेटिव टूल्स एक पर्टिकुलर सेक्टर को इफेक्ट करेगा। मॉरल सुएशन, कभी बचपन में मॉरल साइंस पढ़ा है क्या तुमने? ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों से रिस्पेक्ट से बात करो, किसी दूसरे बच्चे को पीटो मत, उसको बुली मत करो। वैसे ही मैंने तो ठीक है। तो भाई चीज ये है, अपना सेंट्रल बैंक भी कुछ रूल्स बोलती है और आपको प्लीज बोल के बोलती है कि ये फॉलो कर। दैट इज सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग मॉरली टू सुएट यू। क्या है ये? बाय वे ऑफ परसुएशन आरबीआई कन्विंसेस बैंक्स टू कीप मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज rather than in certain sectors। तो ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉरल सुएशन। ठीक है, कि इन सेक्टर्स में पैसा डाल, जैसे कि एजुकेशन वगैरह, इनको ज्यादा लोन देना, ये क्या सिगरेट और अल्कोहल और टबैको और इन सबको दे रहा है, ठीक है, लोन। तो मॉरली सुएश करने की कोशिश कर रही है। मॉरल सुएशन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं। बाय वे ऑफ परसुएशन आरबीआई convinces banks to keep money in government securities rather than in certain sectors. Okay. Point number 27. Margin requirement. Margin is difference between security and loan amount. जितना सिक्योरिटी में रखा है अमाउंट और जितना लोन दिया है उसमें हमेशा डिफरेंस रहेगा। आरबीआई प्रिस्क्राइब्स अ सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट कोलैटरल व्हिच अफेक्ट्स बोरोइंग ऑफ द कस्टमर। तो अब ये क्या है भाई, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। याद रखो, क्वालिटेटिव कि इतना अमाउंट लोन लेना है, इतना अमाउंट का कोई एसेट गिरवी रख, और ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, क्वालिटेटिव। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, फुल फॉर्म तो भाई एक नोटबुक बना ले फुल फॉर्म की, या बुक के जो भी तेरा नोटबुक है उसके पीछे फुल फॉर्म लिखते जा। किसका फुल फॉर्म आएगा उस समय स्ट्राइक नहीं होगा, हाथ से लिखा होगा स्ट्राइक होगा। MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इट इंड्यूसेस पॉलिसी रेट्स लाइक बैंक रेट। बस इतना याद रख, पॉलिसी रेट को फर्क पड़ता है लाइक बैंक रेट। बैंक रेट, शांति रखो। बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। बैंक रेट क्या होती है? आरबीआई ने लोन दिया है कमर्शियल बैंक्स को, जिस रेट पे दिया है उसको बोलते हैं बैंक रेट। However, RBI also uses LAF, liquidity adjustment facility. Instrument of adjustment facility क्या क्या है देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मैं वापस तुमसे पूछती हूँ, आरबीआई जिस रेट पे लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, उसको कौन सी रेट बोलता है? बैंक रेट है ना। आरबीआई मम्मी जिस रेट पे लोन दे रही है कमर्शियल बैंक्स को, वो बैंक रेट है। अब प्लीज देखो, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वेरी कॉमन क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। सुनोगे कान खोल के, फिर बाद में गजनी बन जाओगे। ये कहा था
हाँ रुक रुक, बीच में नहीं छोड़ सकते, शांति रखो। रेपो रेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स टेक शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम आरबीआई एट दिस रेट। तो कमर्शियल बैंक्स को लोन की जरूरत है, तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन ले रही है सेंट्रल बैंक से, उसको क्या बोलेंगे? रेपो रेट। अब उल्टा हो गया यार, मम्मी को जरूरत पड़ गई लोन की। दैट इज सेंट्रल बैंक को लोन लेना है कमर्शियल बैंक से। व्हेन आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जनरली इट्स लो देन रेपो रेट, 1% लो होता है। यदि मान ले रेपो रेट 4% है तो रिवर्स रेपो रेट 3% हो, क्योंकि बात वहां होती है। सही बोला, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF, कमर्शियल बैंक हैज लिक्विडिटी क्रंच, कमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी क्रंच है, टेक्स वेरी 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 शॉर्ट टर्म लोन, 1 या 3 दिन का लोन ले रही है, तो उसकी जो रेट होगी, मतलब ये फैसिलिटी क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF। जब कमर्शियल बैंक को एकदम से जरूरत पड़ गई पैसे, 1-2-3 दिन का लोन है बस, तो देखो रेट तो हर बार वो लोग पब्लिश करते हैं कि इसकी रेट ये होगी, बट उसको कहते क्या है वो अपने को याद रखना है। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, 1-2-3 दिन का लोन। याद रख भाई, रेपो रेट जो भी होगी, रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू रेपो रेट -1। रिवर्स रेपो रेट इज 1 लेस देन रेपो रेट। रेपो रेट कौन किसको लोन दे रहा है रेपो रेट में? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे रही है। बैंक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैंक्स अवेलिंग, भाई MSF का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। बैंक्स अवेलिंग MSF रेट कैन यूज अ मैक्सिमम ऑफ 1% ऑफ SLR सिक्योरिटीज। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसका 1% अभी यूज कर ले तू, क्योंकि तू तेरी हालत ऑलरेडी ऐसी है कि तू MSF ले रहा है, मतलब वेरी 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 स्मॉल लोन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का लोन, ठीक है। तो 1% ऑफ SLR अभी तो यूज कर ले। MSF रेट इज इक्वल टू रेपो रेट इज इक्वल टू 1 MSF रेट इज इक्वल टू रेपो रेट +1, ठीक है। रुक भाई रुको, मुझे चैप्टर खत्म करने दो। डोंट इंटरप्ट लाइक दिस, इट इज नॉट करेक्ट चिल्ड्रन। 1 चैप्टर शुड बी फिनिश्ड। कितने टाइम टोकने का? गलत बात है। Organizational structure for monetary policy decisions. The RBI Act 1934 was amended on 27 June 2016. साल पूछ सकता है। 27 जून 2016 को RBI Act 1934 अमेंड हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, सुनो, MPFA, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ये है इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। MPC, हाँ आता है यार, मर्जी है तो 5 नंबर का भी पूछ ले। MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट is an agreement reached between GOI plus RBI. GOI मतलब क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस RBI ऑन मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन। भाई इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। ऑन मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन दैट RBI शुड टारगेट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था, ओके। अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑफिशियल टारगेट रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि इतना इन्फ्लेशन तक पहुंचे तब तक ठीक है, उसके आगे बेकार, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। एक्सपर्ट कमिटी अंडर उर्जित पटेल, नाम भी आता है इसका, याद करना पड़ेगा। एक्सपर्ट कमिटी अंडर उर्जित पटेल इन 2014 RBI एब्डोमन द मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, खत्म कर दी। कुछ होता होगा मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच एंड मेक इन्फ्लेशन टारगेटिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। पहले 4 इंडिकेटर लेते थे, बहुत सारे मल्टीपल इंडिकेटर, उसको मत देख, अकेले इन्फ्लेशन को देख। Inflation targeting the primary objective of its monetary policy.
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बीकॉम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज टारगेट। तो भाई याद करना है, रेट 4% है। फेलियर कब होगा? फेलियर व्हेन एवरेज इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन अपर टॉलरेंस लेवल। इतना टॉलरेंस लेवल था, उससे ऊपर जा रहा है, फेलियर। एवरेज इन्फ्लेशन इज, इसने बोला ना कि जैसे 4% तक हम टॉलरेट करेंगे, उसके ऊपर नहीं, और तेरा इन्फ्लेशन 10% हो गया तो भाई फेलियर है। और एवरेज इन्फ्लेशन और एवरेज इन्फ्लेशन लोअर, यदि कम है लोअर टॉलरेंस लेवल से, तो भी मतलब एक रेंज है, उस रेंज में रहे। यदि एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन अपर टॉलरेंस लेवल तो भी फेलियर हो गया। यदि एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन लोअर टॉलरेंस लेवल तो भी फेलियर हो गया। नेक्स्ट, इफ दिस हैपेंस फॉर 3 consecutive quarters, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। साल में 12 महीने, 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर में 3 महीने। सो दिस, इफ दिस हैपेंस फॉर 3 consecutive quarters, मतलब 9 महीने, इट इज फेलियर। बहुत सारे उस पे रूल्स और रेगुलेशन भाई देखना पड़ेगा। RBI is mandated to publish monetary policy report every 6 months. तो भाई रिपोर्ट कब प्रिंट होगा? ये भी every 6 months. What does explicit inflation targeting require? Coordination between fiscal and monetary policy. गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और गवर्नमेंट के जो भी इनकम के रूट्स है वो, और मॉनेटरी अथॉरिटीज, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नहीं तो खर्चे हो रहे हैं किसी हिसाब से, इंटरेस्ट रेट कोई हिसाब से, फिर पता पड़ेगा नो सिंक्रोनाइजेशन। Two distinct credit channels are bank lending channel and balance sheet channel. तुम्हें बैलेंस शीट और बैंक लेंडिंग सिर्फ नाम याद रख। जो क्रेडिट चैनल क्या है? एक तो बैंक लेंडिंग चैनल, एक बैलेंस शीट चैनल। The day-to-day implementation of monetary policy by central banks through various instruments is referred to as ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जो वैसे भी डे टू डे या रिकरिंग काम होता है उसको ऑपरेटिंग ही बोलते हैं। नेक्स्ट, डीटीएल। डीटीएल का फुल फॉर्म है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डीटीएल, एनडीटीएल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, इन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI एंड RBI agreed to keep CPI inflation rate, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 2 to 6%। तो लोअर लेवल हुआ 2, हायर लेवल हुआ 6। याद रखो 2 to 6। CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। MPC, Monetary Policy Committee consists of 6 members to determine policy rate. MPC, Monetary Policy Committee, कितने लोगों? 6 members का। क्या डिटरमाइन करते हैं? पॉलिसी रेट। अंडर MSS, Market Stabilization Scheme, the Government of India borrows from RBI, such borrowing being additional to normal borrowing. Normal borrowing के ऊपर जो borrow करे वो। MSS, Market Stabilization Scheme. Marginal Standing Facility MSF refers to the facility under which scheduled commercial bank can borrow additional amount overnight from central bank over and above what is available to them through LF window. मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कोई LF विंडो होता है, उसके ऊपर बोरो करने का राइट देती है। किसको देती है ये राइट? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। किससे बोरो करना है? सेंट्रल बैंक से। किसके ऊपर बोरो करना है? LF विंडो के ऊपर तुम बोरो कर सकते हो। इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। 4 तरीके से क्वेश्चन बनता है, चारों बताएं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 39, monetary policy framework has 3 basic components: objective of monetary policy, analytics of monetary policy and operating procedure. इसके अलावा कोई चौथा आता है तो वो MCQ है। पॉइंट नंबर 40, analysis of monetary policy focus on transmission mechanism. तो भाई क्यों बना रहे हो मॉनेटरी पॉलिसी? फॉर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। 4 different mechanism are interest rate channel, exchange rate channel, quantum channel, asset price channel.
विच हैज 3 पार्ट, जो भी है भाई ये, तो तुम ये देख लो कि ये एक पार्ट मैंने खत्म किया है, इस थ्रू। हो गया ना, कितना पूछे हो? एक मिनट रुको।